रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और क्या है एम इज़ वीडियो रिकॉर्ड करने का कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो पहला साइंस का चैप्टर है इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। स्टेट्स ऑफ मैटर। सो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ मैटर। मैटर होता क्या है। मैटर देखो, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया को मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ कॉल्ड एज मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो मैटर से बनी हुई है। सो मैटर की हम बात करते हैं तो हर साइंस में हर चीज़ का कुछ ना कुछ डेफिनेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि मैटर होता क्या है। अच्छा, बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैटर, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हु इज़ द पर्सन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैटर। तो हम देखते हैं कि एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। इनका नाम आता है साइंस की टेक्स्ट बुक्स में भी। तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा इस दुनिया की हर एक चीज़ जो है, कोई भी चीज़ आप देख लो, वो कोई ना कोई पार्टिकल से बनी हुई है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और ऐसे आप जाते हैं तो फिर वो परमाणु, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी broken down into further parts, the most smallest particle that is called as an atom. Anyway, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैटर की। तो मैटर का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ अ मैटर। मैटर इज़ एनी सब्सटेंस और पार्टिकल, okay, that has number one mass and number two it occupies space। दो चीज़ होनी चाहिए, या तो पहली बात तो उसके अंदर वज़न होना चाहिए कुछ ना कुछ, और वो कुछ जगह लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हवा में कहाँ वज़न है। हवा तो हल्की चीज़ है ना, हवा के अंदर तो वज़न होता नहीं है। होता है। कैसे होता है वज़न हवा के अंदर। अगर हम लोग उस हवा को बलून के अंदर भर दें और बलून को छोड़ दो। अच्छा, हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं, कभी भी हवा भरते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इनटू दिस बलून। तो क्या होता है उस बलून की हालत, वो नीचे आ जाता है। सही बात है। सो क्यों वो नीचे आ गया, वो तो हल्की चीज़ है, वो तो ना के बराबर है, उसे हवा में तैरना चाहिए था। हम देखते हैं कि देखो दो तरीके के गैस होते हैं। एक हमने बर्थडे बलून भी देखा होगा, उसके अंदर हीलियम भरा हुआ होता है। तो जिस बलून के अंदर हीलियम भरा होता है वो बलून उड़ता हुआ, दोज बलून अपीयर्स फ्लाइंग। सो ये डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि हवा ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वज़न नहीं होता। सो इवन एयर डज कंटेन मास। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है। मैटर हैज़ matter is any particle that has mass and occupies space, in short. Now we find that matter can be classified into three types. They are, number one, so it's called a solid, number two liquid, number three gas. So they have some way of representation because of the particle arrangement within them. So what is the particle arrangement? So in the solid, all the particles are very closely packed. I will be writing all of these points. So here you can see that all the particles are closely packed, whereas here in liquid there will be, see the particles, there are a lot of particles, but these particles are not closely packed, they are loosely packed. You can see here, I'm making this just to indicate that there is a movement happening in these particles and they can slide past each other. ये लोग ना फिसल के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। और जब हम गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं एंड दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड दे आर गोइंग एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सो ये है पार्टिकल अरेंजमेंट। सो हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल काइनेटिक पार्टिकल थियरी।
हम लोग इसे बोलते हैं काइनेटिक पार्टिकल थियरी। तो वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये स्टेट है, ये मैटर के 3 स्टेट्स हो सकते हैं। तो 3 टाइप ऑफ स्टेट इन विच अ मैटर कैन एग्जिस्ट। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। काइनेटिक पार्टिकल थियरी की बात करते हैं। काइनेटिक पार्टिकल थियरी मतलब हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ द पार्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। सो विल बी पुटिंग डाउन द पॉइंट्स। सो सॉलिड में द फर्स्ट पॉइंट, वी फाइंड दैट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सो पॉइंट नंबर 1, particles are closely packed. Point number 2, the particles, they are vibrating about their fixed axis. The particles they vibrate. Actually we can't see any movement, लेकिन कहते हैं कि जो भी पार्टिकल्स हैं ना, वो लोग हल्का सा ना लेफ़्ट और हल्का सा राइट हमेशा अपनी ही जगह पे बैठ करके घूमते रहते हैं। हम लोग इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। सो दे से इन सॉलिड ऑल द पार्टिकल्स विच आर देयर, दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड एक्सिस। दैट्स द सेकेंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि पार्टिकल्स are closely packed particles vibrate about their fixed axis. They have very low kinetic energy. वो बहुत काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू मोशन। कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ चल रही है, जैसे गाड़ी बहुत तेज़ जा रही है, तो उसमें बहुत बड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। मतलब मूवमेंट की वजह से जो भी हम मतलब किसी बॉडी को मूव होते हुए देखते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ऐसा बोलते हैं। तो क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग उससे कहेंगे दैट इट हैज़ अ लो काइनेटिक एनर्जी। सो इट हैज़ अ लो काइनेटिक एनर्जी। चौथा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं सॉलिड के बारे में? ओके, क्लोजली पैक्ड है, लो काइनेटिक एनर्जी। हाँ, वी फाइंड दैट दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो पार्टिकल्स क्योंकि एक दूसरे से बहुत जुड़े सटे हुए हैं ना, सो वी कैन से दैट पार्टिकल्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें लिक्विड में थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा और गैस में और भी कम होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम और फिर कुछ और भी पॉइंट्स हम बोल सकते हैं, जैसे कि उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ओके, और फिक्स साइज़ होता है, शेप होता है, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट लिक्विड इन द सेम मैनर. Number 1, that particles are not closely packed, the particles are loosely packed. Point number 2, हम बोल सकते हैं that particles they don't vibrate about their fixed axis. The particles can slide past each other. The particles can slide past each other. Third point that I can say is that particles have high kinetic energy than solid. सॉलिड से तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान देना। सो पार्टिकल KE लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसके अंदर। सो पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। और फोर्थ पॉइंट क्या कह सकता हूँ कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड में ज़्यादा अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में। सो पार्टिकल्स हैव लो comparatively low force of attraction than solid and greater force of attraction than gas. So मतलब गैस से ज़्यादा मतलब वो एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं. So particles have comparatively low force of attraction okay. So particles have comparatively low force of attraction between them I can say, right? हाँ, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनका फिक्स वॉल्यूम होता है. दे डू हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप.
शेप जो है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, राइट, एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो ये इनकी खासियत होती है। ये हमने यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में बात की। अब चलो हम गैस के बारे में बात करते हैं। गैस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, दैट दे हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, राइट, दे हैव द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमें गैस में ही देखने को मिलता है, एंड दे हैव द लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सो लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles, gas particles, we can say. What else can you say? Shape wise, if we say does gas has a shape, so you find they actually, if it is a container, suppose मेरे पास एक bottle है and which is filled up with some kind of gas, so what will happen, the gas will actually accumulate the entire volume, isn't it? So the gas particles, they take over or they cover, or I can say they occupy the entire volume of the container. So these are the pointers that I can say for solid, liquid and gas. अच्छा, apart from all these four things though, there is also a fourth state of matter. ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज ये बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, और ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा मतलब क्या होता है, फायर। जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो वो माचिस के यहाँ पे जब जलाते हैं तो कुछ तो वहाँ पे एक ये आग जैसी जो जल के आती है, मतलब ये जो आग जैसा जलता है जो, ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, क्या है ये, कौन डिसाइड करेगा इसे? तो हम कहते हैं कि ये ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ये एक अलग ही चीज़ है, सॉलिड लिक्विड गैस से अलग ही है, तो हम लोग इसे प्लाज्मा कहते हैं। तो ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। जो सन है, सूर्य, तो कहते हैं कि वो पूरा आग का गोला है, तो कहते हैं वो किससे बना हुआ है, सॉलिड से, लिक्विड से या गैस से? तो देखो वहाँ पे कहते हैं कि गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, आपस में वो सब मिल जा रहे हैं, और मिल करके एक हीलियम पार्टिकल बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो एक प्लाज्मा से बना हुआ है, मतलब क्योंकि फायर ही फायर है ना सन के अंदर पूरा। सो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। तो अब हम बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़, अच्छा एक चीज़ होती है जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। क्या होता है ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कि तुम कभी भी जैसे कपड़ों के अंदर कोई जैसे पहले के समय कपड़ों में नील लगाया जाता था, तो जैसे ये मेरा बकेट है और इसमें पानी भर दिया गया, तो इसमें वो कहते हैं ना उजाला आया, नया उजाला 4 बूंदों वाला। अगर मान लो मैंने एक, या इंक का ही एग्जांपल ले लो, अगर मैंने एक ड्रॉप इंक डाला इस पानी के अंदर, कुछ मत करना, बल्टी मत हिलाना, let the whatever the dye that you're putting in the water, let that get dissolved or get spread of its own. तो अगर हम लोग ये ग्लास का एक बकेट के अंदर ये करें एक्सपेरिमेंट, तो हम क्या पाएंगे कि जब ये एक बूंद पानी में जाता है ना, तो पानी भले मूव ना करे, लेकिन तुम देखोगे कि अपने आप ये ना यहाँ से वहाँ घूमते 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 ये जो पूरा डाई है, ये जो कलर था, या जो बोल सकते हो नील था या इंक था, ये पानी में अपने आप फैल जाता है। अब वो यहाँ पर तो वो पूरा का पूरा डाई एक साथ था, लेकिन पानी में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ पानी के अंदर कि वो सब के सब मतलब एक दूसरे से अलग हो गए, छितरा गए, और पूरा का पूरा पानी में इक्वल मात्रा में फैल गए। ये क्या हुआ पानी के अंदर? सो देखो, वाटर इज़ ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन हम देखते हैं
कि एक विशेष तरीके का हमें मूवमेंट नज़र आता है पार्टिकल्स में जब वो लिक्विड और गैस स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ब्राउनियन मोशन एक ऐसा मोशन है विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड एंड गैस स्टेट। हमें इन दो स्टेट में ही देखने को मिलता है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी ऑब्जर्व इज दैट इन दो चीज़ों में हमें ये देखने को मिलता है। अच्छा, तुमने ये भी देखा होगा कि सूर्य की रोशनी अगर कभी घर के अंदर आते हुए देखा होगा तो कैसे दिखाई देता है। अगर मान लो सूर्य की रोशनी ऐसे आती है तो इसमें बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब ये सूर्य की रोशनी में ये कण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कण इस वक्त जब ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस वक्त वो कण तुम्हारे अगल बगल ना हो, ऐसा नहीं है। वो हम तुम्हें भले दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन ये कण अभी भी हमारे अगल बगल हैं। तो इसका मतलब ये होता है तो कि ये पार्टिकल्स तो हमेशा, अगर इन पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़रा समझने की कोशिश करो तो हम देखते हैं कि ये पार्टिकल्स घूमते रहेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा घूम जाएंगे, ऐसे रैंडम मूवमेंट रहता है। तो इसी मूवमेंट को जो हमें गैस और लिक्विड, सिर्फ इन दो चीज़ों में, सॉलिड में देखने को नहीं मिलता है, तो इसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। सो पार्टिकल्स आर इन पॉइंट नंबर 1 ब्राउनियन मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि पार्टिकल्स, पहली बात तो मोशन में है और दूसरी बात दे आर इन, particles are in motion and that motion is happening in specific direction. No, that motion is happening in random direction. तो इस तरीके से हम देखते हैं ये पानी और गैस, हवा जो है, इसमें हमें ये ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है कि चीज़ें हमेशा मूव हो रही हैं और रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रही हैं। ठीक है। ये जो मैंने ऊपर डिस्कस किया काइनेटिक थियरी, इसे ही टेक्स्ट बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स कहा गया है। और हम देखते हैं कि फिर जो भी मैंने मूवमेंट बताई ये कैरेक्टरिस्टिक में आ गया, और ब्राउनियन मोशन जो है ये भी समझाया गया है किसी दूसरे तरीके से। लेकिन ये जितनी बात मैंने कही ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक स्टेप आगे। हम लोग देखते हैं कि सॉलिड जो होता है ये चेंज हो सकता है। तो कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। तो सॉलिड जो है दैट कैन बिकम लिक्विड। सो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन is called as melting। अगर liquid to gas conversion हुआ तो this is called as liquid becomes gas only when you are boiling it। Gas can get transformed back into liquid, this conversion will be called as बारिश जब होती है, because जो बादल होते हैं they are there in the form of a gas, so when they are converting back into liquid it's called as कंडेंसेशन, बारिश का होना। और लिक्विड अगर सॉलिड बनता है तो ये फ्रिज में होता है, इसे हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ होती है, क्या सॉलिड डायरेक्टली गैस बन सकता है क्या बिना लिक्विड बने? क्या ऐसा हो सकता है? तो कहते हैं हाँ, हो सकता है। कपूर जब जलाते हैं आरती के समय तो वहाँ पे उसको, कपूर को हम लोग इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं, कैम्फर बॉल्स। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है क्या? क्या गैस बिना लिक्विड बने डायरेक्टली सॉलिड बन सकता है क्या? तो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है ये भी। और ये कहाँ देखा जाता है? जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे विदेशों में जहाँ बर्फ़ गिरता है, तो वहाँ पर जैसे तुमने देखा होगा कि सुबह जब सो के उठो तो घास के ऊपर ओस की बूंद रहती है, घास के ऊपर ओस का पानी मिलता है। तो ये क्या है? ये ओस का पानी, कोई पानी उड़ेल के गया क्या वहाँ पर? नहीं,
वाटर वेपर जो था वो जो एटमॉस्फेयर की ठंडक है उस ठंडक की वजह से वो वहाँ पे कंडेंस हो गया, क्योंकि जो घास की पत्तियाँ होती हैं उनका सरफेस थोड़ा बड़ा होता है ना। तो जिसके पास भी सरफेस थोड़ा बड़ा होता है मतलब पानी जो है वहीं पे सेटल होता है, जिसके पास ऐसा सरफेस हो थोड़ा सा। जैसे ग्लास हुआ, खिड़कियों का जो ग्लास होता है उसके ऊपर भी पानी बैठ सकता है, या फिर जो ग्रिल होते हैं, लोहे के जो ग्रिल होते हैं, पानी उसके ऊपर भी बैठ सकता है। पेड़ों की जो डाल होते हैं, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, अगर बहुत ओस पड़ेगी तो पत्तों पर, पंखुड़ियों पर, क्योंकि जहाँ पे सरफेस है ना पानी वहीं पे डिपॉज़िट होता है। तो होता क्या है कि जहाँ पर पानी एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि इतनी ठंडी है, -5 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का क्या होता है कि वाटर लिक्विड तभी तक रह सकता है जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर हो। लेकिन जहाँ का टेम्परेचर ही -5 डिग्री सेल्सियस में हो, सो गैस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली, मतलब वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फियर, बिकॉज ऑफ द कूलिंग condition which is existing, the gas straight away gets converted into solid. एंड तो कहते हैं कि उनकी खिड़कियों पर देखो कि बर्फ़ जमा रहेगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने उठा करके बर्फ़ रखा हो उनकी खिड़की पर, जबकि ऐसा ऐसा नहीं होता। वहाँ पर वाटर वेपर डिपॉजिट हुआ है, तो हम लोग उसे डेपोजिशन कहते हैं। अच्छा, हो सकता है कि ये बुक में ना दिया हो, लेकिन ये नॉलेज के लिए, क्योंकि ये सब शब्दावली है। देखो साइंस कैसा होता है ना, साइंस एक खेल है जिसमें तुम्हें ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनके जो शब्द हैं, व्यवहारिक शब्द जिन्हें हम टेक्निकल टर्म बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छे बनो। तो ये जितने और इन सभी टेक्निकल टर्म्स को मैं लिखते भी जा रहा हूँ, तो इसे इसी रूप में समझो हमेशा। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि हाउ स्टेट्स ऑफ मैटर आर चेंजिंग विद इन देमसेल्व्स एंड व्हाट आर दे कॉल्ड एज, अलॉन्ग विथ वट एवर एग्जाम्पल्स वी डिस्कस्ड। सो अब मैटर जो है वो अपना है स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकता है गर्मी से या ठंडी से, अगर आप उसे हीट करोगे या फिर सो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। सो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर कैन हैपन अंडर 2 कंडीशंस। ओके, सो चेंज इन द मैटर ऑफ, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं जब मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। नंबर 1, temperature. If you are increasing the temperature or you are reducing the temperature, that will cause the state of matter to change. हाँ, अगर आप ज़्यादा गर्म करोगे तो जो सॉलिड है वो लिक्विड हो जाएगा। अच्छा, इस दुनिया की हर एक सॉलिड जो है वो लिक्विड बन सकती है, हर एक सॉलिड चीज़ लिक्विड बन सकती है। जैसे ग्लास, ये ग्लास क्या था, ये ग्लास और कुछ नहीं, बालू होता है ना, बालू को इतना गर्म करो कि वो पिघल जाए, तो बालू पिघल करके ही ग्लास बन जाता है। तो बालू लेकिन पिघलता है 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो इट्स अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। सो सब मिला करके कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज़ पिघलती है, इस संसार का हर एक चीज़ पिघल सकता है, उसे वो उतना हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ। प्रेशर का मतलब होता है, जो प्रेशर कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू, ये एक ऐसा समझो कि देयर इज़ अ चेम्बर लाइक दिस, जिसमें गैस भरा हुआ है और एक पिस्टन है, ये पिचकारी की तरह पिस्टन होता है ना जिसको ऊपर से दबा सकते हो, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर कुछ एयर पार्टिकल्स पहले से भरे हुए हैं, ओके। सो इट इज़ हैविंग सम वॉल्यूम ऑलरेडी, सम डिफाइंड वॉल्यूम। अब मान लो मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया, तो कहते हैं कि जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो 2 पार्टिकल्स के बीच की जो, देखो इनके बीच में एयर गैप है, करेक्ट, इनके बीच में कुछ ना कुछ एयर गैप है। तो अगर मैं प्रेशर ज़्यादा लगाऊंगा तो मेरे प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, सो बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर being applied on this container, what will happen, the particles will get more close by,
ज़बरदस्ती उन दो पार्टिकल्स को एक नज़दीक आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स अगर बहुत नज़दीक आ गए तो जब वो बहुत नज़दीक आते हैं तो वो लिक्विड हो जाएगा, या चांसेस है और नज़दीक तुमने ला दिया तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड भी बन सकता है। तो हम समझते हैं कि प्रेशर की वजह से चीज़ें लिक्विड या सॉलिड हो सकती हैं। और यही वो रीज़न है कि प्रेशर की ही वजह से बहुत सारे लोग ना ड्राई आइस बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज़ वेरी मच अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। अच्छा, ये ड्राई आइस कहाँ देखने को मिलता है, हमारे अगल बगल मेवाड़ आइसक्रीम बेचते हैं लोग, वो जो सड़क के साइड में, तो उनके पास ना ये ड्राई आइस ही होता है। क्योंकि अगर वो बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे तो बर्फ़ इस्तेमाल करते रह जाएंगे और पानी सारा दिन उड़ेलते रह जाएंगे। तो ड्राई आइस जो होता है ना, ये सीधा जैसे कपूर होता है जो सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, उसी तरीके से ये ड्राई आइस जो है ये सीधा मतलब सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। तो जितने आइसक्रीम वाले होते हैं जो सड़क के साइड में एकदम ठंडी ठंडी आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो कई बहुत देर तक 6-6 घंटे तक उन अपना ठेला लगा कर गए, 6 घंटे तक कौन सी बर्फ़ है जो पिघल नहीं रही है, तो वो ड्राई आइस होता है जो थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है। और ऐसा भी नहीं कि पीछे पानी छोड़ती है, वो अगर वो कन्वर्ट हुआ मान लो तो वो गैस ही बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ड्राई आइस का निर्माण कैसे होता है, बाय गिविंग हाई प्रेशर टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जहाँ भी जिस भी कंपनी में जिस भी मशीन के थ्रू हाई प्रेशर लगा करके बनाते हों, ये सब तरीका है बनाने का। अच्छा, हाई प्रेशर से मुझे एक और चीज़ याद आई कि वो जो होता है ना सेंट लगाने वाला, नहीं, या फिर डिओड्रेंट, तो जैसे डिओड्रेंट स्प्रे होता है, तो स्प्रे में अगर एक होता है ना सब, उसका जब बटन दबाओगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक निकलने का होता है, यहाँ से स्प्रे बाहर निकलता है। जब तुम इसे प्रेस करते हो तो अंदर जा कर के कोई ना कोई गैस है जो कि एक बहुत हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है। अगर तुमने ये बटन प्रेस किया तो बेसिकली तुम उसके प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हो, तुम उसके प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हो, और उसके प्रेशर को रिलीज़ करने की वजह से हम देखते हैं कि ये चीज़ इसमें से बाहर निकलती है, तो थोड़ी ठंडी भी लगती है। फ़िलहाल ये ठंडा क्यों लगता है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है। जब पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे से नज़दीक होते हैं ना, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक्चुअली उनके बीच का कोलिजन बढ़ जाता है, वो लोग एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं। क्योंकि अगर तुम किसी दो आदमी को ऐसे दबाओगे हाई प्रेशर की वजह से, तो ये एक दूसरे के नज़दीक तो आ गए, लेकिन नज़दीक आने के बाद क्या होगा, इन दोनों के नज़दीक आने के बाद इनमें एक मतलब फ्रिक्शन होगा। तो कहते हैं देयर इज़ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से ना पार्टिकल्स में घर्षण होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर हो जाता है। और जब कभी भी तुम ऐसे हाई प्रेशर वाली चीज़ को, अगर उसकी प्रेशर को तुम निकालोगे, जैसे कि तुम जब ये प्रेस करते हो सेंट वाले उसमें, नहीं डिओड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो जब डिओ में तुम इसे प्रेस करते हो इसमें से स्प्रे बाहर निकलता है, तो ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि अंदर वो बहुत गर्म रहता है, और जैसे तुम उसको प्रेस करते हो ना, तुरंत वो हाई प्रेशर की वजह से वो बाहर निकलता है, और जैसे बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही उसका जो सडन डिक्रीज़ इन टेम्परेचर आएगा। तो सडन डिक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से सडन, क्योंकि अभी तक टेम्परेचर बहुत हाई था, सडन डिक्रीज़ इन प्रेशर, तो सडन डिक्रीज़ इन प्रेशर होने की वजह से वो बाहर आते ही ना वो बहुत ठंडा हो जाता है, और इसीलिए कभी भी जब ये डीओ लगाओगे तो ठंडा फील होता है। तो ये वो रीज़न है कि क्यों ठंडा फील होता है। एनीवे, सो ये था कि स्टेट ऑफ मैटर दोनों तरीके से, और ये जो बर्फ़ बनना या बर्फ़ से वाटर का बनना, ये सब तो देखा ही होगा तुमने। तो प्रेशर के बारे में मैंने हल्की सी बात की यहाँ पे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि लिक्विड जब गैस बनता है तो इसको ये कब होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। अभी देखो, इसको हम लोग बॉइलिंग भी बोलते हैं,
लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बॉइलिंग जो होता है ये एक फ़िक्स टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि ये एक फ़िक्स टेम्परेचर पे होता है। जैसे मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का हो या मेल्टिंग पॉइंट का हो, एक ही बात है। द फ्रीजिंग पॉइंट स्लैश मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कब कहेंगे? जब लिक्विड जो है वो फ्रीज़ हो रहा है टू सॉलिड, एट दैट टाइम यू विल बी कॉलिंग इट एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, लेकिन अगर आप उसे गर्म कर रहे हो, जैसे बर्फ़ को आप गर्म करके पानी बनाए, तो आप उसी को मेल्टिंग पॉइंट भी कहोगे। अच्छा, तो ये मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा आप सच में तुम देख सकते हो कि रियल लाइफ में कुछ ऐसे भी पानी होते हैं जो 5 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी ही बन के बैठे हैं। तो इसका मतलब वो पानी नहीं है। अगर वो -5 डिग्री सेल्सियस में भी लिक्विड बन के बैठा है तो वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी, इसीलिए वो लिक्विड बन के रखा हुआ है। फ़िलहाल उसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि प्योर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही बेसिक सी पॉइंट है। सो बॉइलिंग पॉइंट या फिर कंडेंसेशन पॉइंट आई कैन से। सो अब यहाँ पे होता क्या है, बॉइलिंग मतलब पानी का उबलना कैन ओनली हैपन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ कि कपड़े कैसे सूखते हैं? क्योंकि कपड़े जब सूखने होते हैं तो कपड़ों में पानी ही होता है ना, और वो पानी गैस बनता है। तो क्या हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? देखो, ऑन एन एवरेज हम लोग पूरे वर्ल्ड का क्योंकि देखो कहीं कहीं तो टेम्परेचर बहुत हाई है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग कभी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस एक सूदिंग एटमॉस्फेयर रहता है। तो कभी भी बैंक वगैरह जाओगे तो वहाँ पे एक ठंडा माहौल रहता है, तो वो लोग एसी का टेम्परेचर कितना सेट करके रखते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखते हैं। सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मतलब माना जाता है। लोग अपने कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है। सो मैं इसमें बताना क्या चाह रहा था कि अगर मान लो मेरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या मेरा कपड़ा कभी सूखेगा जिसको मैंने एकदम भिगो करके पानी में एकदम मस्त धोया है? तो विल दैट क्लोथ ड्राई? द आंसर इज़ येस, इट विल ड्राई। सो हाउ डज इट ड्राई? इट ड्राइज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये दोनों एक चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहली बात, बॉइलिंग हैपन्स एट इट्स फिक्स टेम्परेचर, इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर which is below the boiling point. So ये है इवेपोरेशन की खासियत। अच्छा, इवेपोरेशन होता क्यों है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो इवेपोरेशन, अगर मान लो मैंने ये मेरे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कुछ पानी के पार्टिकल्स ऊपर हैं, कुछ पानी के पार्टिकल्स भी, मतलब पानी तो पूरा भरा हुआ है ना। तो अब चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन पार्टिकल्स को जो पानी के नीचे बैठे होंगे और जो ऊपर बैठे होंगे। जो ऊपर है वो ऊपर क्यों है, जो नीचे है वो नीचे क्यों है? देखो, कुछ तो रीज़न पक्का होगा। तो क्या ऐसा कहते हैं कि जो सबसे ऊपर होते हैं ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास कंपैरेटिवली मतलब हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी का मतलब क्या है? मतलब वो ज़्यादा गर्म होते हैं। हाई एनर्जी का मतलब होता है तो अब तुम ये मत देखना कि अरे नीचे वाला बहुत ठंडा है ऊपर वाला बहुत गर्म है, ऐसे नहीं है। कभी भी सामान्य पानी जब कभी भी हमारे पास होता है, तो दिस इज़ हाउ इट्स द नेचर। क्योंकि आगे चल करके अगर मैं डेंसिटी के बारे में पढ़ाऊँगा,
बताऊंगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हैं। कोई नीचे का वाटर कंपैरेटिवली इट हैज़ अ लो एनर्जी, कंपैरेटिवली लो एनर्जी होता है। अच्छा, अब बताओ, एटमॉस्फेयर के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, तो यहाँ पे द टॉप पार्टिकल्स विच आर देयर, दे आर हैविंग एक्सपोजर टू द ओपन एटमॉस्फेयर। सो जो ओपन एटमॉस्फेयर है, ये टॉप पार्टिकल्स को आ करके अपने एनर्जीज का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और क्या होगा फिर, तो ये जो टॉप पार्टिकल्स है, दे कीप गेनिंग मोर एंड मोर एनर्जी। अच्छा, दे गेन सो मच एनर्जी, द टॉप सरफेस molecules, okay, gain energy from atmosphere, gain energy from, तो दे गेन एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करके वो क्या होते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन दे हैव सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दे लूज द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी को छोड़ करके वो हवे में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दे हैव एब्जॉर्ब सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, गेन एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन एट so they gain so much energy that they get transformed into gas. So but it only happens on the top surface. ये पूरे पानी के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले लेयर, एक पतले से लेयर के साथ हो सकता है। तो वी फाइंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किन की वजह से होता है, अगर आपको मान लो इवेपोरेशन करवाना है या कपड़ों को जल्दी सुखाना है, तो क्या करना चाहिए, देयर आर टू फैक्टर्स। नंबर 1, यू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर मतलब कपड़ों को फैला के रखो, इंक्रीज द सरफेस एरिया और सरफेस एक्सपोजर। बड़ी थाली में रखो, अगर तुम जो बड़ी थाली में रखोगे कोई चीज़, तो ये जल्दी इवेपोरेट होगा। और वही अगर तुमने ऐसे बड़े से ग्लास में रखा है तुमने किसी, यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा, बिकॉज द टॉप सरफेस, द सरफेस एरिया इज लेस, नो, तो हियर देयर विल बी लेस इवेपोरेशन। और ये केस में क्या होगा, देयर विल बी मोर इवेपोरेशन। थाली है ना, तो यहाँ पे बड़ा सरफेस है, तो यहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। पॉइंट नंबर 2, इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ज़्यादा धूप रहेगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, है ना, और कम धूप रहेगी तो कम होगा इवेपोरेशन, जल्दी नई चीज़ें वो होंगी। तो इस तरीके से, अच्छा, इवेपोरेशन हमारे स्किन से भी हो सकता है। अब ह्यूमन बॉडी में स्किन, हमारे स्किन से कभी कभी जब स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो अगर पंखे के नीचे खड़े हो और तुम्हें पसीना निकला हो, तो कहते हैं कि जब पंखा का हवा हमारे स्किन को लगता है, तो हमारे स्किन पे जो पानी होता है, जो पसीना होता है, वो पसीना अब गैस में कन्वर्ट होगा, वो अपने आप। तो हमारे बॉडी के अंदर जो वार्मथ है, वो वार्मथ उस पानी, वो वार्मथ जो है, जब हवा हमारे स्किन को लगता है, तो उस वक्त हमारे बॉडी का वार्मथ बाहर निकलने लगता है। तो वार्मथ जब बाहर निकलने लगता है, तो वो उस पानी के अंदर जाता है, स्वेट के अंदर जाता है, और उस स्वेट के थ्रू, वो स्वेट में जाने के बाद वो स्वेट जो है गैस बन जाता है। मतलब हमारे बॉडी का जो वार्मथ है, उसने क्या किया, उसने स्वेट के लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसने बॉडी के वार्मथ को एब्जॉर्ब कर लिया ना। तो बॉडी के वार्मथ को एब्जॉर्ब करने की वजह से, इसे हम क्या कहेंगे, बॉडी के वार्मथ को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोग ये कहेंगे कि इसने उसकी वार्मथ को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो गर्मी ख़त्म कर दी। दैट इज़ द रीज़न वाई वी फील कोल्ड, देयरफॉर वी फील कोल्ड।
तुम्हें ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी की गर्मी लिक्विड ने अपने अंदर लेकर के वो उड़ गया। और ये कब होगा? जब पंखा चलाते हो तब ये प्रक्रिया होती है। तो बेसिकली इवेपोरेशन हैज़ हैपेंड राइट हियर। यहाँ पे हम देखते हैं कि इवेपोरेशन हैज़ हैपेंड। तो यही था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सो ये पूरा अच्छे से समझ लो, ऊपर से लेकर नीचे वापस एक बार देख लो, अच्छे से तैयारी करो। इसके ऊपर एक टेस्ट पेपर जल्दी भेजूँगा।